नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के नगरीय चुनाव को लेकर। दरअसल नगरीय चुनाव का बिल्कुल बच चुका है और पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी है। उम्मीदवार भी तय होना शुरू हो गए और ख़ास तौर से मध्य प्रदेश के जबलपुर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मध्य प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी जमावड़ा वहाँ है। भाजपा की कोर कमेटी की बैठक भी हो रही है और कह सकते हैं कि कोर ग्रुप में सिंधिया की एंट्री भी हुई है। तो बहुत सारे रणनीतिक फैसले जबलपुर की बैठक में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर होने वाले हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि नड्डा का जीत का मंत्र और शंखनाद, ये जो विक्ट्री मंत्र है, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। बता दें कि ये जो विक्ट्री मंत्र है, ये बीजेपी का मिशन एमपी भी है, जो अगले विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए भी एक तरह से बहुत ही प्राइमरी स्टेज पर माना जा रहा है, यानी कि शुरुआत है। ये नगरीय निकाय के चुनाव को भी 2023 के चुनाव का एक तरह से बुनियाद तैयार करने की बात की जा रही है। तो ये तमाम चीज़ें जिस पर होंगी, पंचायत चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव और अगले विधानसभा चुनाव, इन सब को लेकर जेपी नड्डा जबलपुर में है। और जबलपुर की एक खासियत और है कि मध्य प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष बीडी शर्मा और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों ही जबलपुर के दामाद हैं और दामाद वहाँ मौजूद है जबलपुर में। इसलिए भी आज चर्चा की इस पर वजह बनती है। इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ स्काइप पर रहेंगे वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे, टेलीफोन लाइन पर रहेंगे जबलपुर के वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट जी और स्टूडियो हमारे साथ रहेंगे सामाजिक कार्यकर्ता कमल राठी जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और कमल जी, चैतन्य जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल आ रही है। दरअसल जबलपुर में जमावड़ा है कल से और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी की सरकार है तो गहमा-गहमी बहुत है। फिर दोनों अध्यक्ष दामाद भी है जबलपुर के। कैसे देखते हैं कि किस तरह की रणनीतिक बातचीत हो रही है, किस तरह का माहौल है? और एक चीज़ और कि भाजपा के कार्यकर्ताओं में उत्साह कल बहुत था, उसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को खुद कमान संभालनी पड़ी और कार्यकर्ताओं को नियंत्रित करना पड़ा। ये जो कार्यकर्ताओं का नया कल्चर है, धक्का मुक्की वाला जो कांग्रेस का कल्चर हुआ करता था, ये कल जो जबलपुर में देखने को मिला, क्या ये नगरीय चुनाव की वजह से है? क्योंकि टिकट चाहिए सबको, मेयर का टिकट चाहिए, पार्षद के टिकट चाहिए, तो सब पर आपकी राय? देखिए राघवेंद्र जी, ये तो जेपी नड्डा जी हैं, निश्चित तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पहली बार जबलपुर आए हैं। ये बात अलग है कि उनका और प्रदेश अध्यक्ष की दोनों की तो एक वातावरण बनता है राष्ट्रीय। कोई भी बड़ा नेता आता है, देखिए किसी भी पार्टी का कोई बड़ा नेता आता है तो बहुत तामझाम होता है। और फिर जेपी नड्डा तो चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में है पार्टी, तो निश्चित तौर पे उनका जो तामझाम है वो बहुत जबरदस्त रहा। बहुत लोगों ने जबरदस्त रूप से उनका स्वागत भी किया। टोटल मिला के आप ये मान के चलिए कि महाकौशल चूंकि उपेक्षित है, मंत्रिमंडल से भी उपेक्षित है। आप देखिए कि इस बार भी एक महाकौशल से सिर्फ एक राज्य मंत्री है, उसके पहले जो सरकार रही उसमें सिर्फ जबलपुर से एक राज्य मंत्री था। तो महाकौशल को मध्य प्रदेश की सरकार ने उपेक्षित कर रखा है, विशेषकर जबलपुर को। जबलपुर में आप देखिए कि एक भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मंत्री बनाया गया हो। लेकिन राज्यसभा की सदस्य तो आप कैसे आ रही, जबलपुर से आ रही हैं? नहीं, वो ठीक है। देखिए, प्रदेश की राजनीति में रहना और केंद्र में जाके आपका राज्यसभा का मेंबर बन जाना, ये एक अलग मुद्दा है। ये संदेश तो जरूर दिया भारतीय जनता पार्टी ने कि कार्यकर्ता कितना भी छोटा हो, अगर वो समर्पण के साथ कार्य करता है, पार्टी के लिए रहता है पूरी तरह से तैयार, तो उसको कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े पद पे दिया जा सकता है। ये बात तो स्वीकार की जा सकती है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये संदेश दिया है। और दूसरी जो संदेश दिया कि हम महिलाओं का उत्थान करना चाहते हैं, उनको राजनीति में भागीदार बनाना चाहते हैं। दोनों महिलाएं हैं, कविता पाटीदार ओबीसी की वो है ओबीसी से आती हैं और ये दलित समाज से आती, तो दोनों वर्गों को करने की कोशिश। जहाँ तक नड्डा जी का सवाल है, तो यहाँ पर काफी लंबे समय से एक जो भाव था यहाँ के कार्यकर्ताओं में कि हमारी कोई पूछ परख नहीं होती है, तो ये भी एक संदेश था कि आपकी पूछ परख होगी। अगर आप समर्पण देते हैं, अगर आप काम करते हैं पार्टी का, तो एक जो साधारण से पद पे थी, मतलब लोकतंत्र की सबसे निचली पायदान मानते हैं हम पार्षद को, उससे अगर राज्यसभा तक जा सकती है कोई महिला, तो हर कार्यकर्ता को ये लगने लगा है कि हमारा भी कहीं नंबर ऐसा आ सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा लोगों में एक उत्साह का वातावरण था और जेपी नड्डा ने मोटिवेट भी किया है। देखिए, जो यूथ कनेक्ट जो कार्यक्रम था उसमें
उनका यही सोचना है भारतीय जनता पार्टी का कि हम युवाओं को आगे बढ़ाएं, क्योंकि पूरा भारत जो देश है वो युवाओं का देश है, ऐसा माना जाता है। तो जब युवाओं को आप आगे बढ़ाओगे तो निश्चित तौर पर राजनीति में कुछ परिवर्तन आता है, क्योंकि एक धर्रे पे चल रही है जो राजनीति। जब कोई युवा आता है तो वो अपनी नई ऊर्जा के साथ, नए विचार के साथ, नई सोच के साथ राजनीति में आता है। तो एक ये भी कारण था कि बहुत ज्यादा यूथ वहां पर इकट्ठे हुए और जेपी नड्डा जी का उन्होंने स्वागत भी किया। और जो कोर कमेटी की बैठक है उस पर इस बात का निर्णय भी लिया जा रहा है कि आगामी आने वाले 2023 के चुनाव में किस तरह की रणनीति अपनाई जाए। अभी आप देखिए कि पंचायत के और नगरीय निकायों के भी चुनाव है। कांग्रेस ने तो महापौर की अपने प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी है और अब हो सकता है कि इस कोर कमेटी की बैठक में ये तय किया गया हो कि महापौर के पद पे किसको बैठाया जाए या किसको उम्मीदवार खड़ा किया जाए। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अप्रत्याशित फैसले लेती है, जैसे आप देखिए कविता पाटीदार का है या सुमित्रा महाजन का है, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। सुमित्रा वाल्मीकि जी, तो हो सकता है कि महापौर के लिए भी कोई एक ऐसा नया चेहरा आ जाए जिसके बारे में लोगों को ना मालूम हो, पार्टी के लोगों को भी ना मालूम हो। तो पार्टी में तो बहुत से लोग लगे हुए हैं कि हमको महापौर का पद दिया जाए, उम्मीदवार बनाया जाए, लेकिन हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति सामने ला दे वो जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था कि महापौर पद का प्रत्याशी हो सकता है। लेकिन ये बात जरूर है कि जिस तरह से कांग्रेस के एक युवा चेहरे को महापौर के रूप में सामने लाए हैं जगत बहादुर सिंह, बिल्कुल। एक चीज और मैं आपसे पूछूंगा इसमें कि कविता पाटीदार हो चाहे सुमित्रा वाल्मीकि हो, ये मैसेज भी दिया है कि दोनों महिलाएं हैं, दोनों आरक्षित वर्ग से हैं और दोनों के गॉडफादर नहीं है। बिना गॉडफादर के भी एक सामान्य कार्यकर्ता को राजनीति में अगर अवसर मिल सकता है तो ये हर पार्टी के लिए प्रेरणा की बात हो सकती है। जब लोग देखते हैं कि कोई ना कोई गॉडफादर बन जाए और उस देवता को पूछ के आगे बढ़ जाए, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा छोटे कम फैसले हैं, मतलब कम उदाहरण हैं ऐसे, लेकिन ये उदाहरण बनते तो हैं और इस पर लोग बात भी करेंगे। मैं लौटूंगा आपके पास। जैसा आपने कहा कि बीजेपी चौंकाती फैसले करके कोई नया व्यक्ति है उसको भी वो टिकट दे सकते हैं महापौर का या पार्षदों का, ये बहुत सारी बातें। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर देवदत्त दुबे पत्रकार भी हैं। देवदत्त जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? तो अभी उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। राठी जी, सीधी सी बात है कि जेपी नड्डा ने जो बात कल भोपाल में की थी उसी को आगे बढ़ाते हुए कि उन्होंने कहा था कि किसी भी लीडर का कोई पुत्र पुत्री, भाई भतीजे, वंशवाद, परिवारवाद ये भाजपा में नहीं चलेगा, इसलिए जो लोग मंत्री हैं, विधायक हैं, उनके बच्चों को टिकट नहीं मिलेंगे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि संगठन में वो काम करना चाहे तो कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये कि अभी आप संगठन में काम करिए, जनता से संपर्क करिए, जिसे कहते हैं हम कि पहले आप खूब रगड़िए ताकि वो, जिसे कहते हैं ना कि तराश कर वो अच्छे लीडर बनकर सामने आए। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि अगर आप नेता पुत्र हैं तो फिर आपको तुरंत ही कोई पद मिल जाएगा या आप मेयर के दावेदार हो जाएंगे या पार्षद बन जाएंगे या जिला पंचायत के अध्यक्ष बन जाएंगे। हमारे साथ देवदत्त जी का संपर्क हो गया है। देवदत्त जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। दरअसल कल से मध्य प्रदेश में है जेपी नड्डा, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और उन्होंने इस बात को लेकर बड़ी खलबली मचा दी है कि जो भाजपा के नेता पुत्र हैं उनको इन चुनाव में टिकट नहीं मिलेगा, नगरीय चुनाव में टिकट नहीं मिलेगा, जिला पंचायत के जो चुनाव है उसमें टिकट नहीं मिलेगा, क्योंकि कार्यकर्ताओं को पार्टी तरजीह देना चाहती है। जबलपुर में आज उनका स्वागत जो हुआ है उसको लेकर हम कह सकते हैं कल जो जिस तरह से भारी भीड़ थी, लोगों में उत्साह था। चैतन्य भट्टी जी बता रहे थे कि पहली बार जेपी नड्डा अपनी ससुराल आए हैं तो जाहिर है कि उत्साह तो होगा ही होगा, लेकिन चुनाव के मौके पर आए हैं। जिस ढंग से उन्होंने मैसेज दिया है कार्यकर्ताओं के लिए, तो कार्यकर्ताओं में उत्साह कैसे देखते हैं? बीजेपी क्या राजनीति में एक नई लाइन को प्रमोट कर रही है? हालांकि वो शुरू से कहती है कि हमारे यहाँ जो काबिलियत जिसको होती है हम उसको बनाते हैं। मोदी से लेकर शिवराज सिंह तक या सुमित्रा वाल्मीकि, कविता पाटीदार, अगर हम और आगे जाए तो आदिवासी लीडर थी, कांग्रेस से आई थी, अनुसुईया उइके, अभी इन दिनों वो राज्यपाल हैं छत्तीसगढ़ की। तो ऐसे बहुत से उदाहरण भाजपा ने पेश किए। आप इसे किस ढंग से देखते हैं? जी राघवन जी, कल जैसे उन्होंने पत्रकार वार्ता में परिवारवाद को बड़े व्यवस्थित ढंग से समझाया जी, तो पार्टी एक ऐसे मुद्दे पर काम कर रही है जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर वो कांग्रेस पर अटैक करती है और उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश में सपा जैसी पार्टी, और अब जब क्योंकि पार्टी दक्षिण में अपना विस्तार करना चाहती है तो दक्षिण की अधिकांश पार्टियां परिवारवाद की तरफ चलती
तो उन्होंने इस तरह से अटैक किया। और जब इसी संदर्भ में मध्य प्रदेश का भी संदर्भ आया या अन्य राज्यों का भी, तब उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि हम इस कारण टिकट नहीं देंगे कि यदि पार्टी में पिता अध्यक्ष है तो बेटा महामंत्री बन जाए, या मंत्री है तो बेटे को टिकट मिल जाए। एक टिकट परिवारवाद पे उन्होंने जो कहा, और योग्यता और क्षमता, और लास्ट में उन्होंने भी कहा कि पार्टी इसके लिए बहुत कष्ट भी झेलते हैं, लोगों की अपनों की सुनना पड़ती है जी। और कई बार देखा भी गया कि उन्होंने समझौते भी किए, जैसे अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव में राजनाथ सिंह के 2 बेटों को टिकट दिया गया, तो हो सकता है राजनाथ सिंह आगे न लड़े। तो कुल मिलाकर जिस तरह से ये लाइन खींची है कार्यकर्ताओं को में कैसे उत्साह भरा जाए, क्योंकि कार्यकर्ताओं की जो सत्ता से अपेक्षा रहती है, आप समझ लीजिए कि एक ऐसा मुद्दा है। देवदत्त जी, एक बात इसमें और है कि ज्योतिराज सिंधिया भी अब बीजेपी की कोर जो बैठकें होती हैं, जो कोर कमेटियां होती हैं, कहते हैं कि जो रणनीतिक फैसले होते हैं उसमें अब मध्य प्रदेश भाजपा के भीतर भी साझेदार हो गए हैं। कल तो वो भोपाल में नहीं थे ज्योतिराज सिंधिया, लेकिन जबलपुर में वो हैं। इसको आप किस ढंग से देखते हैं? क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिराज सिंधिया, कोर कमेटी की बैठक है, कोर इश्यू पर बात हो रही है। ये जो जबलपुर का मामला है, जो जबलपुर में नड्डा का मंत्र है, जो जीत का शंखनाद हो रहा है, उसको आप किस ढंग से देखते हैं? सिंधिया की एंट्री को किस ढंग से देखते हैं? जबलपुर तो उनका पुराना नाता है राष्ट्रीय अध्यक्ष का, तो और ससुराल है, तो एक तो पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह है, दूसरा ससुराल पक्ष का भी उत्साह है। जिस तरह से जी, वो 4 साल बाद वहाँ पहुंचे थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार, तो एक अभूतपूर्व स्वागत हुआ। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा की भी वहाँ ससुराल कार्यक्षेत्रों का रहा है। तो जो महाकौशल में पार्टी ने जो अपना इस तरह से अभियान शुरू कर दिया है, और वो चाहती भी है कि जिन इलाकों में पार्टी ने पिछली बार कम प्रदर्शन किया था वहाँ और उत्साह से काम किया जाए, और इसी कड़ी में देखा जा रहा है उनका ये जबलपुर में उनका जो स्वागत है। वो सिंधिया जी को लेकर इस बात साफ हो जानी चाहिए सबको कि जिस तरह से पार्टी अभी विपक्ष में रहती है, अभी सिंधिया और उनके विधायक नहीं आते, तो उसी तरह से उनको महत्व दिया जा रहा है। तो उनको राज्यसभा केंद्रीय मंत्री, उनके विधायकों को जो मंत्री थे, मंत्री को विभाग दिए गए, लेकिन ये 23 तक इस शर्त पर रहेगा। इसके बाद जो पार्टी में सबके लिए नियम लागू हैं और जिस आधार पर टिकट सबको बचे उसी आधार पर चलेंगे। एक बात और देवदत्त जी, अभी चैतन्य भट्टी जी बता रहे थे कि किस ढंग से मध्य प्रदेश की सरकार में, आपने जिक्र किया कि सिंधिया की वजह से बीजेपी सरकार में है, इसलिए उन तमाम समर्थकों को सरकार में हिस्सेदारी देनी पड़ी जो पहले मंत्री हुआ करते थे, जो विधायक थे, इसलिए भाजपा के बहुत से लीडरों को सरकार में हिस्सेदारी नहीं मिल सकी है। उन्होंने कहा कि इसका पूरा खामियाजा महाकौशल को जबलपुर को भुगतना पड़ा है। जबलपुर के लोगों को उनके हिसाब से सरकार और संगठन में भागीदारी नहीं मिली है। ये बात जरूर निकल कर आई है, क्योंकि नड्डा जी जबलपुर में हैं, और अलग बात है कि राष्ट्रीय स्तर पर सुमित्रा वाल्मीकि को राज्यसभा में भेजने की बात हो रही है, उनको पार्टी ने उम्मीदवार बनाया, लेकिन सरकार और संगठन में जबलपुर और महाकौशल की उपेक्षा बीजेपी के भीतर। जी, वो पहली बार ही बहुत ये बातें उठी, और एक तरह से अजय बिश्नोई जी के ट्वीट बार बार इसी बात पर आते रहे जी। तो अब जबलपुर से बहुत सारे नाते उन्होंने बता दिए कि विष्णुदत्त शर्मा भी यहीं से जुड़े हुए हैं, हम भी राष्ट्रीय अध्यक्ष यहीं से जुड़े हुए हैं। एक पार्टी के नेताओं का अपना एक तरीका होता है कि किसकी भरपाई कैसे की जाए, और आप देखेंगे कि आगामी दिनों जबलपुर में जो उन्होंने यूथ कनेक्ट अभियान शुरू किया है, तो वहाँ एक और कार्यक्रम हो रहा है। इसके पहले अमित शाह भी जबलपुर गए थे। तो ये जो पार्टी कहीं ना कहीं जो खाना पूर्ति करती रहती है, अभी हम स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कितना जबरदस्त वहां स्वागत हुआ है। ये चीज बताती है कि किस तरह से कार्यकर्ताओं में नड्डा जी के सिर्फ एक सेंटेंस से कि हम नेता पुत्रों के बजाय कार्यकर्ता को तरजीह देंगे, उसी का रिएक्शन है, उसी का एक तरह से सकारात्मक असर है कि कल उनका भारी स्वागत हुआ है और आज भी वहां उनसे मिलने के लिए लोग आतुर रहे। और बताते हैं देवदत्त जी कि वो 1-to-1 उन्होंने लोगों से बातचीत की है। तो ये इसका क्या असर होगा, मैं आपसे भी पूछूंगा और देवदत्त से भी चैतन्य भट्ट से भी बात करूंगा कि कल जो उन्होंने भोपाल में कहा था कि कार्यकर्ताओं के को तरजीह देंगे, इसका क्या चुनाव पर कितना असर पड़ेगा। अभी हमारे साथ स्टूडियो में है कमल राठी जी। इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को आप एक आम आदमी की दृष्टि से कैसे देखते हैं? देखिए, जो कल नड्डा जी ने कहा है वो बड़ा अच्छा एक आदर्श विचार है।
अगर नेता पुत्रों को और सही कार्यकर्ताओं को जो जमीनी स्तर पे काम करते हैं जी। उनको टिकट दी जाती है तो वो 1 to 1 आम जनता से जुड़े होते हैं और कहीं ना कहीं उसका लाभ पार्टी को मिलेगा। लेकिन ये देखने में आ रहा है कि अभी देखिए आपकी बीजेपी जो है वो चुनावी मोड में 24/7 रह रही है, वहीं कांग्रेस कहीं ना कहीं पिछड़ रही है। मतलब कभी भी मेरा भी एक अनुभव है कि एक पार्षद और महापौर के चुनाव में मैंने कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष को अंदर इन्वॉल्व होते नहीं देखा। प्रदेश अध्यक्ष तक भी बड़ा महापौर वगैरह के लिए प्रदेश अध्यक्ष तक जाता था, नहीं संभागीय स्तर पे ही पार्षदों की टिकट और बाकी सब चीज़ें तय हो जाती थी। पार्षद एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां एक ऐसे आदमी को टिकट पार्टियों को देना चाहिए जो हर आदमी से मोहल्ले में जुड़ा हो, क्षेत्रीय हो, घर घर में जिसके संबंध हो, क्योंकि वही वो तकलीफ समझ पाएगा और वो एक अच्छा संदेश जो जाएगा तो एक लॉन्ग टर्म में बड़े लेवल पे जब आप विधायक या सांसद के लिए चुनते हैं तो एक मजबूत न्यू बनता है, वही होता है। लेकिन इसमें कांग्रेस पहले पिछड़ी है, भाजपा बहुत अच्छा काम करती थी, लेकिन अब देखने में आ रहा है कि भाजपा में भी एक कांग्रेसीकरण हो गया। जैसा कि स्क्रीन में ही दिख रहा था कि भगदड़, धक्का मुक्की, तो ये सब कांग्रेस के प्रचलन में आया था, कांग्रेस बाहर हुई। तो भाजपा को भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी इतिहास से लेना चाहिए कि इन सब चीज़ों से भी कुछ ना कुछ नुकसान जरूर होता है, तो वो उन चीज़ों से भी बचे, क्योंकि सत्ता में हैं आप, राष्ट्रीय सत्ता में भी हैं और प्रदेश की सत्ता में भी हैं, तो कहीं ना कहीं सिर्फ आदमी आपसे लोभ की भावना से जुड़ने के लिए भी बहुत ज़्यादा भीड़ आपके यहाँ उपस्थित है, क्योंकि ये बिल्कुल देखने में आता है। मैंने देखा कि जो विधायक बनता है तो पता चला पहले कांग्रेस के विधायक थे, जो उनके कार्यकर्ता थे वो भाजपा के विधायक के पास आ गए। अब राठी जी, पुरानी कहावत है कि जहां गुड़ होगा वहां चींटियां पहुंचेंगी। मतलब मैंने तो हमारी विधानसभा में ये चीज अनुभव की वैसे। तो लेकिन कांग्रेस अभी चुनाव में आ गए, कांग्रेस ने कई प्रत्याशी घोषित कर दिए और कुछ घोषित होने की स्थिति में है। तो चुनावी रणनीति में भले ही बीजेपी आ गए हो, लेकिन प्रत्याशियों के चयन में कांग्रेस बढ़त बनाए हुए। चैतन्य भट्टी जी के पास आऊंगा। चैतन्य भट्टी जी, जो बात यहां उन्होंने की थी नड्डा जी ने भोपाल में, क्या उसी का असर है कि उनका स्वागत जो है उम्मीद से ज्यादा बेहतर हो गया जबलपुर में? युवाओं को लेकर खासतौर से आकर्षण का वो केंद्र बने हुए हैं। परिवारवाद की बात है जी, तो मुझे लगता है कि हर क्षेत्र में परिवारवाद है। जी, आप देखिए कि एडवोकेट का बेटा जो है वो एडवोकेट बनता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, व्यापारी का बेटा व्यापारी बनता है, फिल्म स्टार का बेटा फिल्म स्टार बनता है। लेकिन इनमें और राजनीतिक जो परिवारवाद है उसमें फर्क है। जी, अगर एलएलबी करके लड़का आता है, वकील बनता है, तो पहले वो 5 साल एलएलबी करता है। ऐसे ही एमबीबीएस करके डॉक्टर का बेटा का डॉक्टर बनता है तो उसको 5 साल लिखना पड़ता है, तब वो एमबीबीएस करके और फिर डॉक्टर बनता है। लेकिन नेतागिरी में ये है कि अगर बाप बड़ा नेता है तो बेटे को बैठे बैठाए हजारों कार्यकर्ताओं के सिर पे से पैर रख के वो सीधा सीधा सत्ता में शामिल हो जाता है। तो ये परिवारवाद की स्थिति है। इसको अगर नड्डा जी ने कहा है कि ये परिवारवाद खत्म होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसा नहीं है कि परिवारवाद नहीं। आप देखिए कि कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय वो हैं, राजनाथ सिंह के बेटे हैं, वो भी विधायक हैं। इससे एक फायदा तो जरूर होगा कि कांग्रेस जो छोटा कार्यकर्ता है उसके मन में ये जरूर बात आती है कि अब हमारे रास्ते में नेता का बेटा नहीं आ। लेकिन इसके साथ साथ एक दूसरी बात की और होती है राजनीति कि जो लोग आज बड़े बड़े पदों पर हैं और उनके बेटे भी राजनीति में आना चाहते हैं, अगर आप उनको मौका नहीं दोगे तो वो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। जिसका उदाहरण हमने दमोह में भी देखा कि जयंत मलैया जी के बेटे को सिद्धार्थ को जब टिकट नहीं मिली और जयंत मलैया जी को टिकट नहीं मिली तो एक साधारण सा जो कैंडिडेट था वो सत्ता होने के बावजूद भी वो जीत गया। तो मैं इस पर एक चीज जोड़ूंगा। कल इस पर भी उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से जवाब दिया था। नड्डा जी ने कहा था कि हमें मध्य प्रदेश के उपचुनाव में कहा गया था कि जो लीडर है उनके परिवारजन को टिकट देंगे तो फायदा होगा। उन्होंने कहा कि हमको नुकसान मंजूर है, हार मंजूर है, लेकिन हम परिवारवाद नहीं चलाएंगे। ये उन्होंने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका उल्लेख किया था और कहा था कि हमें हार मंजूर है, वो भले ही हारे लेकिन उन्होंने परिवार के व्यक्ति को टिकट नहीं दिया। तो ये चीज़ें उन्होंने क्लियर कर रखी कि हार मंजूर है लेकिन परिवार के व्यक्ति को हम टिकट दें और कार्यकर्ता की अनदेखी करें, ये पार्टी अभी स्टैंड पर नहीं चलेगी। नहीं, देखिए, हारने के लिए तो कोई भी राजनीतिक पार्टी चुनाव नहीं लड़ती है। तो कहने की बातें होती हैं कि हमें हार मंजूर है और हम परिवारवाद को, ये सब बातें भाषण में अच्छी लगती है। वास्तविकता क्या है ये देखना पहले जरूरी होता है। अगर हर नेता इस तरह से विद्रोह करने लगेगा तो आपकी सत्ता तो चली जाएगी जिसके लिए आप पूरी तरह से लड़ रहे हैं। तो ये कहना कि हमें हार मंजूर है लेकिन हम परिवारवाद नहीं, ठीक है, परिवारवाद तो आप धीरे धीरे खत्म कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और परिवारवाद खत्म भी होना चाहिए, विशेषकर राजनीति
दूसरे क्षेत्रों में ठीक है, अपने हिसाब से वो परिवारवाद चलता है, लेकिन राजनीति में निश्चित तौर पे कार्यकर्ताओं की जो भावना रहती है और जो उनकी मेहनत रहती है, उसको किनारे करके बड़े बड़े नेताओं के पुत्रों को टिकट मिल जाती है, वो सत्ता में आ जाते हैं, फिर उनके बेटे सत्ता में आ जाते हैं। तो ये व्यवस्था जो है, अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसा करती है तो मुझे लगता है कि राजनीति के इतिहास में एक बहुत बड़ा कदम होगा। और अगर वास्तव में ये सोच रही है पार्टी कि हम परिवारवाद को खत्म करेंगे, वैसे तो उनका जो निशाना है वो पूरी तरह से कांग्रेस पे है, और जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं विशेष तौर पे बिहार में या उत्तर प्रदेश में या दक्षिण में, तो वो उन पे निशाना है कि ये सब परिवारवाद से चलती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चूंकि अब इतना बड़ा एक परिवार हो गया है कि अगर उनको इस बात की भी चिंता नहीं कि अगर एक दो नेता नाराज भी हो जाएंगे तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इतना बड़ा उनका कुनबा हो गया है। जहां तक आपके कोर कमेटी की बात है जिसमें सिंधिया जी को शामिल किया गया है, मुझे लगता है कि सिंधिया जी को इसलिए अभी इतना महत्व दिया जा रहा है क्योंकि वो सरकार को लेके आए मध्य प्रदेश में। लेकिन 2023 में सिंधिया जी की क्या स्थिति रहेगी ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि उस वक्त भारतीय जनता पार्टी एक समग्र रूप से विचार करेगी। अभी तो ठीक है कि उपचुनाव था तो उन्होंने इतने लोग छोड़ के आए थे, उनको सबको मंत्री बना दिया, लेकिन जब 2023 का आम चुनाव होगा विधानसभा का, तब कितना उनको महत्व दिया जाता है, क्योंकि वहां भी बड़े बड़े नेता हैं, आपके पवैया जी हैं, प्रभात झा हैं, नरेंद्र सिंह तोमर हैं। ऐसा नहीं कि ग्वालियर में कोई एक छत्र राज्य हो गया है सिंधिया जी का, बहुत बड़े बड़े नेता हैं। तो उस समय किस तरह की परिस्थितियां बनती हैं, और बीडी शर्मा का भी ताल्लुक तो वहीं से चंबल क्षेत्र से ही है, जी हाँ, प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं। हाँ, तो वही मैं बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि सिंधिया का वहाँ एक छत्र राज्य हो गया, क्योंकि अभी उनको पारितोषिक देना जरूरी था, क्योंकि वो सरकार लेके आए थे। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बीजेपी पर उनका एहसान है, और बीजेपी एहसान फरोश पार्टी बनकर नहीं उभरना चाहती कि जिसने एहसान किया है उसको हम मान रहे हैं, एक बात। लेकिन दूसरी बात यह कि भले ही वो कांग्रेस को टारगेट कर रही है, सपा को टारगेट कर रही है परिवारवाद के मामले में, साउथ को टारगेट कर रही है, तो उस टारगेट करने के पीछे अगर उसने ये लाइन ली है तो मुझे लगता है कि ये तो अच्छी लाइन है, और इस बहाने से ही कम थोड़ा तो कार्यकर्ताओं को महत्व मिलेगा। बीजेपी भी देगी और बाकी इस चक्कर में कांग्रेस को भी देना पड़ेगा, और मजबूरन सपा जैसी पार्टी और बाकी को भी करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि राजनीति में बिना दाव पेच के काम नहीं होता है, लेकिन अगर ये दाव कार्यकर्ताओं के हित में है तो मुझे लगता है कि एक जोखिम भरा और बड़ा काम है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, आज उन्होंने एक जो अनुसूचित जनजाति के कार्यकर्ता के घर में जाके जो वो बैठे नड्डा जी, और उन्होंने उससे बातचीत की, उसने सम्मान भी किया, तो एक बहुत बड़ा संदेश जाता है। एक अनुसूचित जनजाति का कार्यकर्ता के घर में जाके राष्ट्रीय स्तर का नेता, राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष अगर वो जाता है तो एक बहुत बड़ा संदेश भारतीय जनता पार्टी ने दिया है कि हमारे लिए महत्व उस बात का है कि वो हमारा कार्यकर्ता है, चाहे वो छोटा कार्यकर्ता हो, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कार्यकर्ता। कम से कम इसमें भले ही राजनीति हो, लेकिन इसी के जरिए संदेश मिलता है। अगर दूसरी पार्टियां बदल जाएं, कार्यकर्ताओं को तरजीह है, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको अगर इज्जत दे, तो मुझे लगता है कि ये भी एक सकारात्मक बदलाव हम इसको मान सकते हैं। देवदत्त जी, राजनीति में जो नेता पुत्र जो रंगरूट बनकर आए हैं, उनके लिए अभी तो बहुत परेड करनी पड़ेगी, बहुत पसीना बहाना पड़ेगा, और उसके बाद उनको टिकट मिलेगा। अपवाद सब जगह हो सकते हैं, आपने भी जिक्र किया, चैतन्य भट्टी जी ने भी जिक्र किया कि किस तरह से राजनाथ सिंह जी के पुत्र को टिकट दिया गया। ये सब बातें हैं, लेकिन इसके बाद भी इतनी बड़ी पार्टी में अगर ये फैसला हुआ है तो चाहे वो बीजेपी करे या कांग्रेस करे या सपा करे, हमें लगता है कि ये अभिनंदनीय है और इसकी तारीफ होनी चाहिए, जैसा हम सब कर रहे हैं। आपकी बहुत संक्षेप में राय। बिल्कुल ये सही है कि परिवार के आधार पर कि पिता यदि बड़े पद पे है तो बेटे को मिल जाए, ये नहीं होना चाहिए। योग्यता मापदंड हो सकता है, और ये भाजपा जो एक तीर से कई निशाने कर रहे हैं, अपने पार्टी में कार्यकर्ताओं को उत्साहित कर रही है, और दूसरा विपक्षी दलों को। क्या पार्टी की इस लाइन का 2023 के चुनाव में लाभ मिलेगा? कार्यकर्ता बूस्ट होंगे? बिल्कुल मिलेगा, और भविष्य में ये परिवारवाद का मामला ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि आगे से फिर नेता अपने पुत्रों को कहेंगे भाई तू पढ़ाई लिख कर नौकरी कर या कहीं धंधा कर ले, तो राजनीति मेरे साथ मेहनत मत कर, क्योंकि मेरी पार्टी में परिवारवाद नहीं चलता है। तो अभी तो ये प्रसव पीड़ा है, तो परिवार एक बात और चैतन्य भट्ट जी ने की थी कि जो वकील का बेटा वो वकील बनता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, लेकिन उसको 4 साल MBBS करना पड़ेगा, फिर MD करना पड़ेगा, और DM के बाद फिर वो स्पेशलिस्ट होकर आएगा। तो मुझे लगता है कि जो नेता पुत्र हैं उनको बहुत सारे इस तरह की एग्जाम पार्टी के भीतर देनी पड़ेगी संगठन में। उसके बाद जब वो बहुत उसमें घुट जाएंगे, पिस जाएंगे, और जब वो चोखे होकर निकलेंगे बाहर, तब पार्टी उनको शायद टिकट देगी। ऐसी उम्मीद आज तो लग रही है,
अब कल पार्टी फैसला बदलेगी तो हम उसकी आलोचना भी करेंगे, लेकिन ये जरूर है कि 2023 का चुनाव इस मुद्दे पर पार्टी को ताकत देगा कि पार्टी में नेता पुत्रों के बजाय कार्यकर्ताओं को तरजीह मिलेगी। आपकी एक दो वाक्यों में राय, फिर मैं अंतिम टिप्पणी के लिए पहुंचूंगा राठी जी के पास। बिल्कुल, ये जो कला है भारतीय जनता पार्टी में संदेश देने की कि कार्यकर्ताओं को यदि हम राज्य और केंद्र में कोई महत्व नहीं दे पा रहे तो उनको एक उत्साह का उनमें कैसे संचार हो, तो उनको कह दिया कि हम कार्यकर्ताओं को टिकट देंगे। यदि आप देख लें परिवारवाद पे 3-4 टिकट होंगे मध्य प्रदेश में, और 230 में यदि ये देते तो 10-12 देते, लेकिन इससे वो नहीं कि सभी कार्यकर्ताओं को मिल जाते, लेकिन एक संदेश दिया है तो कार्यकर्ता को उम्मीद जगी कि अब नेता पुत्रों को नहीं, मुझे भी स्थान मिलेगा। तो ये पार्टी की चतुराई है और इसीलिए ये पार्टी शून्य से शिखर पर पहुंची है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। तो वो संदेश देने में कामयाब रहती है। देश की सियासत को मेरे ख्याल से एक दिशा मिलेगी, बाकी पार्टियां भी इस पर थोड़ा सोचेंगी, क्योंकि इस मुद्दे पर बीजेपी को फायदा होगा और बाकी पार्टी को नुकसान होगा। तो राठी जी, कोई भी पार्टी नुकसान नहीं सहेगी, क्योंकि नुकसान सहने का मतलब है कि सत्ता के बाहर हो जाना, और राजनीति में लोग सत्ता के लिए आते हैं, भले कुछ भी कहें कि सेवा के लिए आते हैं, लेकिन वो असली काम तो सत्ता का ही होता है। तो क्या कार्यकर्ताओं को जो तरजीह जेपी नड्डा ने देने की बात की है और जो बैठक जबलपुर में चल रही है, वो क्या 2023 के भी रोड मैप पर काम करेगी? क्योंकि नगर निगम के चुनाव तो इस पर हो जाएंगे, पार्टी को नफा नुकसान जो होगा वो रिजल्ट बताएगा, लेकिन 2023 के जो विधानसभा चुनाव है उस पर भी पार्टी का फोकस है। आपकी बहुत संक्षेप में। बिल्कुल, मैं देवदत्त दुबे जी से सहमत हूं कि आप नेता पुत्र और वो कहते हैं तो वो 1-2%, 4% होगा, बाकी 95% तो आपको कहीं ना कहीं कार्यकर्ता को लाना है। और यहाँ पर इनको और साथ में ये कहना था कि हम ऐसे कार्यकर्ता को भी तरजीह नहीं देंगे जो एक सिंहासन की ही पूजन करता हो, ऐसे कार्यकर्ता को मिलना चाहिए जो जनता की पूजा करता हो। तो मुझे ये लगता है कि इसके साथ इसमें एक चीज और जुड़ सकती है कि जो दागदार है, जिस पर करप्शन के चार्जेस हैं और उनके मुकदमे चल रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भी वो टीम में ना लें, वो टिकट ना दें। बीजेपी एक मुझे लग रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पे एक संदेश देने का प्रयास कर रही है, क्योंकि वो एक छोटे चुनाव को नहीं देख रही, वो ये देख रही है कि 5% का नुकसान सही, लेकिन अगर 95% मुझे फायदा है तो उसी तरफ काम। बिल्कुल, कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बीजेपी की जो राजनीति है उसने नेता पुत्रों को जो किनारे किया, उसके जरिए वो राजनीति में स्वच्छता का संदेश भी देना चाहती है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में वो ये भी कहते हैं कि जिस पर करप्शन के चार्जेस लगे हैं, जिन पर मुकदमे हैं, हम उनको टिकट नहीं देंगे। तो पार्टी देश में राजनीति की एक नई धारा लाने की कोशिश कर रही है। इसकी शुरुआत नड्डा जी ने कल मध्य प्रदेश भोपाल से की है। चैतन्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, चर्चा में आप शामिल हुए। देवदत्त जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और राठी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। कुल मिलाकर जीत का नड्डा मंत्र मध्य प्रदेश में काम करेगा, ये चुनाव बताएंगे। लेकिन बीजेपी ने जो लाइन ली है वो हमें लगता है कि भारतीय राजनीति की दशा और दिशा दोनों को तय करने वाली है। बखबर में आज सिर्फ इतना ही, कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।